कभी कभी रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें वो अनगिनत तारे एक मौन रहस्य की तरह दिखते हैं। एक ऐसा मौन जिसमें सवाल छुपे हैं, बहुत पुराने, बहुत गहरे सवाल। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल केवल भावनात्मक नहीं है, ये एक वैज्ञानिक जिज्ञासा भी है। और इस जिज्ञासा का नाम है फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स एक सरल सवाल से शुरू होता है। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और अरबों खरबों तारों के चारों ओर ग्रह हैं, तो बाकी सभ्यताएं कहाँ हैं? इस सवाल को पहली बार उठाया था एक प्रसिद्ध भौतिकविद एनरिको फर्मी ने 1950 में। वो लंच के दौरान अपने वैज्ञानिक साथियों से बात कर रहे थे और अचानक पूछ बैठे, वेयर इज एवरीबॉडी? यानी बाकी सब कहाँ हैं? ये एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है वो हमारे सोचने के तरीके को झकझोर देता है। तो चलिए हम इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं, धीरे धीरे, सवाल दर सवाल, सिद्धांत दर सिद्धांत। हम अभी तक क्यों नहीं मिले उनसे? जब हम कहते हैं कि हमने अब तक किसी एलियन सभ्यता का पता नहीं लगाया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक रेडियो तरंगों के जरिए ब्रह्मांड में संदेश भेज रहे हैं और वहां से कुछ संकेतों की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक सिद्धांत कहता है, हो सकता है कि हमें अभी तक खोजा ही नहीं गया हो, यानी शायद दूसरी सभ्यताएं हमें ढूंढ ही नहीं पाई हैं। जैसे एक गांव में बैठा कोई बच्चा सोचता है कि उसे दुनिया नहीं जानती, वैसे ही शायद हम भी अकेले नहीं हैं, पर अभी तक हमें देखा नहीं गया है। RTOP, हमारी रेडियो तरंगें बहुत पुरानी और कमजोर हैं। जब हम रेडियो तरंगों की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये बहुत ही धीरे धीरे फैलती हैं और जितनी दूर जाती हैं उतनी ही कमजोर हो जाती हैं। हमारी पहली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग अभी मुश्किल से 100 प्रकाश वर्ष तक पहुंची होगी। अब कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड हजारों नहीं, 130 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। हमारी आवाज उस विशाल सन्नाटे में एक फुसफुसाहट जैसी भी नहीं लगती। इसलिए एक और संभावना है, हमारे उपकरण ही इतने विकसित नहीं हैं कि हम ब्रह्मांड में किसी और के संकेतों को पकड़ सकें। अर्शी, शायद अंतरिक्ष बहुत विशाल है, संवाद के लिए बहुत ही विशाल। अंतरिक्ष का विस्तार हमारी कल्पना से कहीं परे है। 2 गैलेक्सी के बीच की दूरी इतनी है कि प्रकाश को भी लाखों साल लगते हैं। अब सोचिए, अगर कोई सभ्यता हमसे संपर्क करना भी चाहे तो संदेश आने जाने में हजारों साल लग सकते हैं। क्या हम इतने धैर्यवान हैं कि किसी संदेश का हजारों साल तक इंतजार करें? और क्या हमें अब तक जो संकेत मिले हैं वो बस प्राकृतिक शोर है? एलियन, हम शायद एलियन हम में रुचि ही नहीं रखते। मानव स्वभाव ये मानता है कि अगर कोई सभ्यता है तो वो हमसे संपर्क करेगी, लेकिन ये सोच हमारी अपनी मानवीय सोच का विस्तार है। शायद वो सभ्यताएं हमसे कहीं ज्यादा विकसित हैं और हमें देखना भी उनका समय बर्बाद करने जैसा लगता हो। जैसे हम चींटियों के बीच जाके भाषण नहीं देते, वैसे ही शायद वो भी हमसे बात करना जरूरी नहीं समझते। और DNA, या फिर शायद हम ही पहली सभ्यता हैं? एक और दिलचस्प विचार है, क्या हो अगर हम ब्रह्मांड की पहली बुद्धिमान सभ्यता हो? शायद ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत अभी अभी हुई हो और हम ही पहला उदाहरण हैं। अगर ऐसा है तो भविष्य की सभ्यताओं के लिए हम वो पहला उदाहरण होंगे जिनका इतिहास पढ़ा जाएगा। जासूस, क्या सरकारें कुछ छुपा रही हैं? जब भी एलियन की बात आती है तो एक लोकप्रिय विचार हमेशा लोगों के मन में आता है, शायद सरकारें कुछ छुपा रही हैं। कई रिपोर्ट्स, गुप्त दस्तावेज और वीडियो क्लिप सामने आए हैं जिनमें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा धुंध में छिपी रहती है। क्या ये सब धोखा है, भ्रम है, या फिर सचमुच कुछ बड़ा राज? और मिल्की वे सेंटिनलीज, भारत में अंडमान के पास एक जनजाति है सेंटिनलीज, जो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते। कोई उनके द्वीप पर जाए तो वो तीरों से उसका स्वागत करते हैं। क्या हो अगर हम भी ऐसी ही एक आदिम सभ्यता हों जो किसी विकसित ब्रह्मांडीय समाज की आंखों में
बेसिक लेवल की हो। शायद वो हमें देख रहे हों पर संपर्क से बच रहे हों, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि बुद्धिमान जीवन अपने आप में बहुत ही दुर्लभ हो। ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत होना अपने आप में ही एक चमत्कार है, लेकिन उस जीवन का धीरे धीरे विकसित होकर एक बुद्धिमान, सोचने समझने और संवाद करने वाली सभ्यता बन जाना, ये संभावना और भी क्षीण हो जाती है। हमारे पास पृथ्वी का उदाहरण तो है, लेकिन ये तो केवल एक ही डेटा पॉइंट है, और जब आपके पास केवल एक उदाहरण हो तो वैज्ञानिक रूप से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होता है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन को विकसित होने में अरबों वर्ष लगे। सूक्ष्म जीवों से लेकर इंसान तक का ये सफर बहुत ही लंबा, संघर्षपूर्ण और अनिश्चितताओं से भरा रहा। अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन शुरू भी हुआ हो, तो क्या वो भी इतना ही भाग्यशाली रहा होगा? क्या वो भी उन सही सही परिस्थितियों में पनपा होगा जैसे पृथ्वी को मिले? एक और चौंकाने वाला विचार है कि हम वास्तव में एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, यानी हम जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वो असली नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई कृत्रिम वास्तविकता है। इस विचार को सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसे कई आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक गंभीरता से लेते हैं। यदि ये सच है, तो शायद हमारा अनुभव ही सिमुलेशन का हिस्सा है और बाहरी सभ्यताएं या तो हैं ही नहीं, या उन्हें हमारे कोड में जोड़ा ही नहीं गया। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये ब्रह्मांड एक कोड है, तो कोड किसने लिखा, और क्या हम कभी इस सीमित डिजिटल संरचना से बाहर झांक पाएंगे? अब जरा इस बात पर सोचिए, क्या इंटरस्टेलर यात्रा यानी तारों के बीच सफर करना केवल इंसान का स्वाभाविक झुकाव है? हो सकता है अन्य सभ्यताएं अपने ग्रह पर ही संतुष्ट हों। इंसान की एक अजीब आदत है खोज करना, सवाल पूछना, अपनी सीमाओं को पार करना। हो सकता है दूसरी प्रजातियों के लिए ये भावना गैर जरूरी हो, उन्हें यात्रा करने की या ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति फैलाने की जरूरत ना महसूस होती हो। इस विचार से जुड़ा एक और सिद्धांत है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि पृथ्वी जैसी परिस्थितियां शायद ब्रह्मांड में बहुत ही दुर्लभ हैं। न सिर्फ जीवन के लिए जरूरी पानी, ऑक्सीजन या सूर्य से सही दूरी, बल्कि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र, चंद्रमा की उपस्थिति, प्लेट टेक्टोनिक्स, वायुमंडल का संतुलन, ये सभी बातें मिलकर पृथ्वी को जीवन के लिए आदर्श बनाती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी घटक ना होता, तो शायद हम आज यहाँ ना होते। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे बिंदु पर जो सिहरन पैदा करता है। हो सकता है कि कोई सभ्यता जब एक विशेष तकनीकी स्तर तक पहुंचती है, तो वो खुद को नष्ट कर लेती है। इसे कहा जाता है सिविलाइजेशंस डोंट सर्वाइव द एटॉमिक एरा। इंसानों ने जैसे ही परमाणु बम बनाए, वैसे ही हमारे पास खुद को पूरी तरह मिटा देने की शक्ति आ गई। आज भी ये खतरा मंडरा रहा है, और हम ये नहीं जानते कि हम इस मोड़ से आगे निकल पाएंगे या नहीं। हो सकता है ब्रह्मांड में हर वो सभ्यता जो अत्यधिक तकनीकी रूप से विकसित होती है, अंत में खुद को ही समाप्त कर लेती है। और अगर आप कहें कि हम तारों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये विचार भी कई वैज्ञानिक मानते हैं। इंटरस्टेलर यात्रा यानी सितारों के बीच का सफर मौजूदा विज्ञान की सीमाओं को लांघती है। प्रकाश की गति से तेज चलना वर्तमान भौतिकी में असंभव माना जाता है। अगर यही सीमाएं हर जगह लागू होती हैं, तो शायद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, चाहे हम कितने ही विकसित क्यों ना हो। फिर सवाल उठता है कि जीवन के लिए केवल एक ग्रह काफी नहीं। एक सभ्यता को दीर्घकाल तक अस्तित्व में बने रहने के लिए उसे अपने ग्रह से बाहर निकलकर अन्य ग्रहों पर फैलना होगा। लेकिन अगर ऐसे ग्रह हैं ही बहुत कम, या वे पहुंच से बाहर हैं, तो सभ्यताएं कैसे जिएंगी? क्या वे अपने ग्रह के विनाश के साथ समाप्त हो जाएंगी? अब कल्पना कीजिए कि कोई ऐसी सभ्यता हो जो शारीरिक रूप से यात्रा करने के बजाय ब्रह्मांड में वर्चुअल रूप से भ्रमण करती हो, यानी उन्होंने अपनी चेतना को डिजिटल रूप में अपलोड कर लिया हो और वो केवल डेटा के रूप में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा कर रही हो। हमारे पास ऐसी सभ्यता का कोई तरीका नहीं होगा उन्हें पहचानने का। लेकिन और भी खतरनाक बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है वो सभ्यता एक शक्तिशाली एआई बनाती है जो अंत में अपने ही निर्माताओं को समाप्त कर देती है। इस विचार को सिविलाइजेशंस डोंट सर्वाइव एआई नामक सिद्धांत को जन्म देता है। इंसान आज जिस रास्ते पर हैं, उस पर यह डर पूरी तरह से तर्कसंगत लगता है। अब हम आते हैं सबसे रहस्यमय विचार पर, द ग्रेट फिल्टर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विकास की इस पूरी श्रृंखला में कोई ऐसी दीवार, कोई ऐसा बाधा बिंदु है जिसे पार करना लगभग असंभव है, और शायद हम अभी तक उस फिल्टर तक पहुंचे ही नहीं हैं। ये फिल्टर हमारे आगे है, एक ऐसी चुनौती जो शायद हर सभ्यता को मिटा देती है। या फिर
क्या हो अगर हम पहले ही उस ग्रेट फिल्टर को पार कर चुके हैं? हो सकता है जीवन की शुरुआत होना ही सबसे कठिन बाधा थी और हमने वो पार कर ली। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम ब्रह्मांड के सबसे भाग्यशाली जीव हैं। यहाँ से आगे हमारा सफर और भी गहरा होगा। अब हम प्रवेश करेंगे उन विचारों की दुनिया में जहाँ ब्रह्मांड को एक प्रयोगशाला माना जाता है और हम उस प्रयोग के केवल पात्र हैं। हम सोचेंगे कि क्या हम अकेले हैं, पूरी सृष्टि में एकमात्र चेतन आत्माएं, या फिर शायद हर सभ्यता एक निश्चित सीमा के बाद स्वयं को मिटा देती है, एक चक्र में बार बार। और अंत में हम टकराएंगे ब्रह्मांड के सबसे भयावह और मौन रहस्य से, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी से। कल्पना कीजिए एक ऐसा जंगल, घना और अंधकारमय, जहां हर जीव एक दूसरे को देख नहीं सकता, लेकिन हर एक जीव जानता है कि खतरा हर तरफ छिपा हो सकता है। हर कदम डर के साथ उठाया जाता है, हर सांस एक अनदेखे खतरे की आशंका से भरी होती है। अब इसी कल्पना को ब्रह्मांड पर लागू कर दीजिए। यही है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। यह सिद्धांत ये मानता है कि ब्रह्मांड एक ऐसा अंधकारमय जंगल है जहां हर सभ्यता एक शिकारी है और साथ ही एक शिकार भी। हर सभ्यता अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चुप रहती है, खुद को छिपा कर रखती है, कोई संकेत नहीं भेजती, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कोई और उन्हें पहचान ले तो वो उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। और अगर कोई सभ्यता बहुत विकसित है तो वो दूसरी कमजोर सभ्यताओं को खतरे के तौर पर देख सकती है और उन्हें नष्ट करने में भी संकोच नहीं करेगी। इसलिए संभव है कि ब्रह्मांड में कई सभ्यताएं हों जो जीवित हैं, फल फूल रही हैं, लेकिन सब चुप हैं। जैसे जंगल में छिपे जानवर, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते लेकिन जान जाते हैं कि कोई है। इस सिद्धांत को अगर सही माने तो ये समझ में आता है कि हमने अब तक कोई संकेत क्यों नहीं सुना, कोई आवाज क्यों नहीं आई। हो सकता है ब्रह्मांड में चुप्पी सुरक्षा है और आवाज विनाश। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो कुछ वैज्ञानिक इस विचार को लेबोरेटरी हाइपोथेसिस से जोड़ते हैं। हो सकता है हम एक प्रयोगशाला का हिस्सा हों, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, सब कुछ किसी और की निगरानी में हो। जैसे वैज्ञानिक किसी टैंक में सूक्ष्म जीवों का विकास देखते हैं, वैसे ही कोई विकसित सभ्यता हमें देख रही हो, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि ये प्रयोग का नियम है। उन्हें बस देखना है कि हम कैसे विकसित होते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं। ये विचार डरावना भी है और रोमांचक भी। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या फिर हम केवल एक प्रयोग हैं, एक विशाल अनंत प्रयोगशाला के एक कोने में? अब हम एक और अत्यंत गूढ़ विचार की ओर चलते हैं कि हम ही पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र चेतन बुद्धिमान सभ्यता हैं। इस सोच को अगर आप गहराई से महसूस करें तो ये गर्व का विषय भी हो सकता है और अकेलेपन का सबसे बड़ा अनुभव भी। पूरे ब्रह्मांड में हम ही हैं जो सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। अगर ये सच है तो हमारी जिम्मेदारी कहीं अधिक बढ़ जाती है। हम केवल एक प्रजाति नहीं हैं, हम चेतना के एकमात्र मशालवाहक हैं उस ब्रह्मांड में जहां बाकी सब कुछ अंधकार और मौन में डूबा हुआ है। लेकिन यह भी संभव है कि हर सभ्यता एक समय के बाद अपने इतिहास को मिटा देती है। किसी भी अत्यधिक तकनीकी विकास के बाद एक चरण आता है जहां वो या तो खुद को नष्ट कर देते हैं या ऐसा बदलाव होता है जो सब कुछ रीसेट कर देता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी के बाद एक सभ्यता अपनी मौलिकता खो देती है और केवल मशीनों का समाज बन जाती है, जहां भावनाएं, कला, सोचने की स्वतंत्रता सब कुछ मिट जाता है और इस प्रक्रिया में वो अपनी पहचान खो बैठती है। इस विचार को सिविलाइजेशन रीसेट हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये विचार इस ओर इशारा करता है कि सभ्यताएं आगे बढ़ते बढ़ते अंततः खुद को एक अनजाने बिंदु पर लाकर फिर से शुरुआती अवस्था में पहुंचाती हैं या उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। एक बार फिर से सन्नाटा, फिर से मौन, फिर से शून्यता। अब हम फिर उसी ग्रेट फिल्टर की ओर लौटते हैं जिसे हमने पहले भी छुआ था, लेकिन इस बार एक और परिप्रेक्ष्य से। अगर हम अकेले हैं और हमने सच में उस बाधा को पार कर लिया है जो बाकी सभ्यताएं नहीं कर पाईं, तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड के सबसे अनोखे जीव हैं। हमें अपने अस्तित्व को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। हमें अपने सभ्यता की रक्षा करनी चाहिए, अपनी धरती की, अपने ज्ञान की, अपने मूल्यों की, क्योंकि हो सकता है ये सब कुछ किसी और के लिए दोबारा न दोहराया जाए। लेकिन अब हम एक भयानक लेकिन शानदार सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जो फेर्मी पैराडॉक्स का सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावना लेकिन सबसे प्रभावशाली उत्तर माना जाता है। यह सिद्धांत है वी आर अलोन। हाँ, शायद हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह विचार सुनने में जितना साधारण लगता है, अनुभव करने में उतना ही विशाल और भारी है। कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी आकाशगंगाएं, इतने सारे ग्रह, और फिर भी कोई नहीं है जो हमें उत्तर दे।
केवल हम हैं और हमारी आवाज, केवल हम हैं और हमारे सवाल। लेकिन ये अकेलापन सिर्फ डरावना नहीं है, ये हमें एक उद्देश्य भी देता है। अगर हम ही अकेले हैं तो हमें ही उस रोशनी को फैलाना है जो चेतना की है। हमें ही वो सभ्यता बनना है जो ब्रह्मांड के अन्य कोनों तक अपनी सोच, अपना संगीत, अपनी कविताएं और अपनी संवेदनाएं पहुंचाएं। हमारे पास अभी भी समय है खोजने का, जानने का, बचाने का। और अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम समेटेंगे इन तमाम विचारों को एक निष्कर्ष में जो शायद स्पष्ट नहीं होगा लेकिन भावना से भरा होगा। जब कोई गीत अपने अंतिम सुरों की ओर बढ़ता है तो उसकी ध्वनि धीमी जरूर होती है, लेकिन असर गहरा हो जाता है। हमारी ये रहस्यमयी यात्रा भी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है। हमने तारों के पार तक झांकने की कोशिश की, उन आवाजों को सुनने की चेष्टा की जो शायद कभी भेजी ही नहीं गईं, उन प्रश्नों के उत्तर खोजे जो आज भी सवाल जैसे ही खड़े हैं। लेकिन अब वक्त है उस निष्कर्ष की ओर बढ़ने का जहां सारे सिद्धांत, सारे अनुमान और सारी कल्पनाएं एक साथ एक मौन स्वीकार की तरह ठहर जाती हैं। फर्मी पैराडॉक्स हमें किसी अंतिम उत्तर तक नहीं ले जाता, बल्कि ये हमें और गहरे प्रश्नों के भंवर में डालता है। ये पराजय नहीं है, बल्कि विज्ञान का सबसे पवित्र गुण है, जिज्ञासा। ये समझने की प्यास कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या वाकई हमारे जैसा कोई और भी है। हमने देखा कि ब्रह्मांड की विशालता इतनी अधिक है कि हमारी आवाज शायद कभी किसी तक नहीं पहुंचेगी। हमने ये भी समझा कि संभव है हम किसी प्रयोगशाला के पात्र हों, किसी बड़ी चेतना की निगरानी में, और शायद हम एकमात्र बुद्धिमान सभ्यता हैं, या शायद नहीं भी। शायद हम ही हैं जो ग्रेट फिल्टर से बच निकले हैं, और शायद वही बाधा हमारे सामने आने वाली है। इन सभी संभावनाओं में एक बात सामान्य है, हमारा अज्ञान। हम नहीं जानते और शायद लंबी अवधि तक नहीं जान पाएंगे। लेकिन यह अज्ञानता ही हमारी ताकत है। यही वो ईंधन है जिससे विज्ञान चलता है, सोच आगे बढ़ती है और सभ्यताएं विकसित होती हैं। अब कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा आए जब हमें एक संकेत मिले, एक बेहद सूक्ष्म रेडियो सिग्नल जो हमारी आकाशगंगा के किसी कोने से आए। उसमें कुछ गणितीय अनुक्रम हो, कुछ दोहराव, कुछ बुद्धिमत्ता की झलक। उस क्षण हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम अकेले नहीं होंगे। वो एक सिग्नल हमारे इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ होगा। हमारी कहानियाँ, हमारी किताबें, हमारी कला, हमारी राजनीति, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन तब तक हमें अपनी कहानी खुद ही लिखनी है। इस अकेलेपन में ही वो अवसर छिपा है जो किसी और सभ्यता को शायद कभी नहीं मिला। हम ब्रह्मांड की उस चुप्पी में अपनी बात कह सकते हैं। शायद कोई सुन रहा हो, शायद नहीं, लेकिन हमारी चेतना, हमारी कोशिश, हमारी उपस्थिति खुद में ही एक उत्तर है। जब हम कहते हैं कि शायद हम अकेले हैं, तो उसमें गूंज होती है, एक पुकार, एक जिम्मेदारी। क्योंकि अगर वाकई हम अकेले हैं तो हमें ही वो सभ्यता बननी होगी जो आने वाले युगों के लिए रोशनी बन सके। हमें ही वो ज्ञान, वो करुणा और वो चेतना संजोनी होगी जिससे भविष्य में कोई और भी ये सवाल पूछे तो उन्हें हमारी कहानी सुनाई जा सके। और यदि एक दिन कोई बहुत दूर की सभ्यता हमें सुने, हमारी कविताएं पढ़े, हमारी विज्ञान की खोजों को समझे, तो उन्हें ये महसूस हो कि कभी ब्रह्मांड में एक सभ्यता थी जो जानती थी कि वो अकेली हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, संवाद की, समझ की और अस्तित्व की। क्योंकि यही है इंसान की सबसे बड़ी पहचान, उसकी जिज्ञासा। फर्मी पैराडॉक्स का उत्तर शायद ब्रह्मांड की किसी गहराई में छुपा है, लेकिन उसकी खोज, उसका पीछा करना, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब जब आप अगली बार रात को आसमान में उन चमकते तारों को देखें, तो याद रखिए, हर तारा एक प्रश्न है और हम उस उत्तर की ओर एक नन्हा कदम है। और यही यात्रा सबसे सुंदर है। ब्रह्मांड का मौन केवल शून्यता नहीं है, वो एक संवाद है, पर वो संवाद शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से होता है। जब कोई उत्तर नहीं आता, तब भी वो हमें खुद से बात करने को मजबूर करता है। और शायद यही फर्मी पैराडॉक्स का सबसे बड़ा उपहार है। वो हमें ब्रह्मांड के प्रश्नों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के प्रश्नों से जोड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल मैदान में अकेले खड़े हैं। चारों ओर अंधकार है, केवल ऊपर सितारे चमक रहे हैं। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस एक अथाह मौन। उस मौन में आप अपने भीतर झांकते हैं।
आप ये सोचते हैं कि अगर ये सब कुछ इतना विशाल है और फिर भी मैं यहाँ हूँ, सोच रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, तो शायद मेरा अस्तित्व ही एक उत्तर है। ब्रह्मांड में अकेले होने का ये भाव केवल डर पैदा नहीं करता, वो गहराई भी देता है। ये वो क्षण है जब इंसान पहली बार ये समझता है कि वो केवल मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं है, बल्कि चेतना का एक कण है, एक ऐसा कण जो अनंत अंधकार में प्रकाश की तलाश कर रहा है। जब हम कहते हैं वी आर अलोन, तो ये एक वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं बल्कि एक दार्शनिक वाक्य बन जाता है। अकेले होना केवल भौतिक रूप से पृथक होना नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है, एक जिम्मेदारी की भावना है। अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब है कि हम इस ब्रह्मांड के आत्मा हैं, इसके एकमात्र जागरूक प्राणी। ये विचार हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। हम जिस तरह से अपनी पृथ्वी के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हम प्रकृति को नष्ट करते हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे से युद्ध करते हैं, वो सब कुछ इस विशाल मौन के संदर्भ में और भी अधिक अर्थहीन लगने लगता है। क्योंकि अगर हम ही अकेले हैं तो हमारा हर कार्य, हर निर्णय केवल हमारी ही नहीं बल्कि समग्र चेतना की विरासत है। हम जो करते हैं उसका असर पूरे ब्रह्मांड के इतिहास पर पड़ सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम एक दिन अपनी पृथ्वी को नष्ट कर देते हैं तो क्या होगा। केवल एक ग्रह नहीं मिटेगा, बल्कि शायद वो एकमात्र स्थान जहां चेतना ने जन्म लिया वो भी समाप्त हो जाएगा। और तब ब्रह्मांड फिर से वही मौन, वो शून्यता बन जाएगा जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि यहाँ कभी कोई था जो जानता था कि वो जिंदा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये केवल एक जैविक त्रासदी नहीं होगी, ये एक ब्रह्मांडीय शोक होगा। फर्मी पैराडॉक्स हमें ये भी सिखाता है कि जीवन अपने आप में कितना कीमती है, चाहे वो किसी एक ग्रह पर हो या हजारों पर। चेतना, संवेदना, करुणा ये केवल जैविक उत्पाद नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ घटनाएं हैं। और हम, आप, मैं इनका अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए अब हमें केवल एलियंस को खोजने का प्रयास नहीं करना है, हमें खुद को भी खोजना है। हमें ये समझना है कि ये प्रश्न आर वी अलोन केवल किसी और के होने या ना होने का सवाल नहीं है, ये हमारे होने का सवाल है। ये हमें अपने अंदर झांकने को कहता है, हमारी नैतिकता में, हमारी करुणा में, हमारी सीमाओं में। अगर हम खुद को नहीं समझते तो कोई भी सभ्यता हमें समझ नहीं पाएगी। अब कल्पना कीजिए कि कभी कहीं दूर कोई और सभ्यता भी इसी सवाल से जूझ रही हो। शायद वो भी एक तारे के नीचे खड़े होकर यही सोच रहे हों कि क्या वे अकेले हैं। शायद वो भी कोई संदेश भेज रहे हों, कोई संकेत, कोई विचार जो अंतरिक्ष के समुद्र में बहता जा रहा है, हमें खोजने की उम्मीद में। और शायद हम ही वो उत्तर हैं जिसकी उन्हें तलाश है, या शायद वे ही हैं जिनकी हमें। इस संभावना में ही सौंदर्य है। हम अगले भाग में इस विचार को और गहराई से छुएंगे, चेतना, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के उस मिलन बिंदु पर जहां विज्ञान, दर्शन और कविता एक हो जाते हैं। हम जानेंगे कि एलियन की खोज असल में अपने आप की खोज कैसे है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बर्फ से ढके ग्रह पर अकेले खड़े हैं। आपकी सांसों की धुंध धीरे धीरे आपके सामने जमती जा रही है। दूर दूर तक बर्फीली सन्नाटी फैली है और सिर के ऊपर वही चमकते हुए तारे। आप अकेले हैं, मगर क्या आप सच में अकेले हैं? यही तो फर्मी पैराडॉक्स की असली पीड़ा है, ये जानना कि हम अकेले हो सकते हैं और फिर भी उस अकेलेपन को हर रात आकाश में झांककर महसूस करते रहना। जब वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वे केवल दूरबीन या रेडियो टेलीस्कोप की मदद नहीं लेते, बल्कि वे गणित, तर्क और दर्शन की सीमाओं तक जाते हैं। आपने शायद सुना होगा ड्रेक इक्वेशन। ये एक ऐसा समीकरण है जो अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं जो हमसे संपर्क कर सकती हैं। पर जैसे ही आप इस समीकरण के हर चर को देखते हैं, जैसे जीवन बनने की संभावना, बुद्धिमत्ता के उभरने की संभावना और सभ्यता के टिके रहने की अवधि, तो आपको एहसास होता है कि ये केवल विज्ञान नहीं है, ये एक आस्था है। क्योंकि हर उत्तर अपने आप में एक अनुमान है, एक संभावना है। अब सोचिए क्या हो अगर इन सभी संभावनाओं के बावजूद जीवन बार बार उभरा हो मगर कभी टिक ना पाया हो। शायद सभ्यताएं आती हैं, विकसित होती हैं और फिर स्वयं के कारण मिट जाती हैं। द ग्रेट फिल्टर नामक एक विचार कहता है कि ब्रह्मांड में जीवन के विकास की एक ऐसी बाधा है जिसे पार करना लगभग असंभव है। ये बाधा कहीं भी हो सकती है,
जीवन की शुरुआत में, बुद्धिमत्ता के उद्भव में, या फिर सबसे भयानक, सभ्यता के टिके रहने में? अगर ये सच है और अगर हम इस फिल्टर को पार कर चुके हैं तो इसका मतलब है हम बेहद दुर्लभ हैं। लेकिन अगर वो ग्रेट फिल्टर अभी आगे है तो शायद हम भी उसी रास्ते पर हैं जहां बाकी सभी सभ्यताएं गई थीं, आत्मविनाश की ओर। और ये विचार ही हमें हिला देता है। आपके कानों में अब ब्रह्मांड की नीरवता की गूंज है। वो गूंज केवल बाहर की नहीं है, वो भीतर की भी है। हर खोज, हर अन्वेषण अंततः हमें खुद की ओर ले आता है। हम जितना ब्रह्मांड को समझते हैं उतना ही हम अपनी मानवता की गहराई में उतरते हैं। क्योंकि अगर हम अकेले हैं तो हमें खुद से पूछना पड़ेगा, क्या हम इस ब्रह्मांड के लिए योग्य हैं? क्या हम अपनी पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं? क्या हम सह अस्तित्व, प्रेम और विज्ञान के सहारे एक ऐसी सभ्यता बन सकते हैं जो केवल खुद को नष्ट करने के बजाय सितारों की ओर यात्रा करे? हर बार जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो वो केवल तारों की झिलमिलाहट नहीं होती, वो एक सवाल होता है, एक निमंत्रण। क्या तुम तैयार हो? तैयार उस अकेलेपन को स्वीकार करने के लिए? तैयार उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जो अकेले होने के साथ आती है? तैयार वो बनने के लिए जो कोई और नहीं बन सका? ब्रह्मांड का मौन केवल डर नहीं है, वो अवसर भी है। एक अवसर खुद को फिर से परिभाषित करने का। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए अगले भाग में हम उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, पर हमें कोई देख रहा है। द ज़ू हाइपोथेसिस, द सिमुलेशन थ्योरी और वो अजीब विचार कि शायद हम किसी और की रचना है। तो चलिए अब हम उस रहस्यमय और रोमांचक अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां मौन केवल मौन नहीं रह जाता, वो छुपा हुआ संदेश भी हो सकता है। कभी आपने महसूस किया है कि जैसे आप पर कोई नजर रख रहा हो जब आप बिल्कुल अकेले हों? वो एहसास जब आप रात के अंधेरे में घर में अकेले हों और फिर भी ऐसा लगे कि कोई छाया है, कोई उपस्थिति है जो बिना कोई आवाज किए भी सब देख रही है। यही विचार है द ज़ू हाइपोथेसिस का। इस सिद्धांत के अनुसार हम अकेले नहीं हैं। वास्तव में ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन वे जानबूझकर हमसे छिपी हुई हैं। जैसे चिड़ियाघर में जानवरों को रखा जाता है, उनकी गतिविधियों को देखा जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलने दिया जाता कि कोई देख रहा है। कल्पना कीजिए, हम एक विशाल प्रयोग का हिस्सा है और हम पर नजर रखने वाले उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब हम परिपक्व हो जाएं, जब हम आत्मविनाश की ओर ना बढ़ें बल्कि शांति, विज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलें। शायद तभी वो हमारे सामने आएंगे। लेकिन एक और विचार और भी चौंकाने वाला है, द सिमुलेशन थ्योरी। मान लीजिए कि जो कुछ आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं, वो सब एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। हम और ये पूरा ब्रह्मांड किसी और के बनाए गए सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ये विचार नया नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में भी माया या भ्रम की अवधारणा है कि ये संसार केवल एक आभास है। आधुनिक भाषा में कहें तो शायद हम एक सिमुलेशन में हैं। अब सोचिए कि अगर ये सब एक सिमुलेशन है तो इसका संचालन कौन कर रहा है? क्या वे निर्माता यानी सिमुलेशन क्रिएटर्स हमसे बहुत आगे की कोई सभ्यता है जिन्होंने अपने इतिहास को दोहराने के लिए लाखों सिमुलेटेड यूनिवर्स बना दिए? या शायद हम केवल एक प्रयोग हैं, उनके मनोरंजन या शोध का हिस्सा? अगर यह सच है तो क्या हम स्वतंत्र हैं या हमारी सोच, हमारी भावनाएं सब कोड की लाइनों से बंधी हुई हैं? पर रुकिए, एक और सिद्धांत है, शायद सबसे असहज करने वाला। क्या हो अगर हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं बल्कि पालन पोषण किए गए हों? जी हां, पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस से आगे बढ़ते हुए डायरेक्टेड पैंसपर्मिया का विचार। इस विचार के अनुसार हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से नहीं हुई, बल्कि किसी और सभ्यता ने जानबूझकर यहां जीवन डाला। जैसे एक किसान बीज बोता है और फिर दूर बैठकर देखता है कि वो कैसे पनपता है। क्या हम उन बीजों में से एक हैं? क्या हमारे डीएनए में कोई ऐसा संकेत है जो उस बीजकर्ता की पहचान छुपाए हुए हैं?
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी जीन संरचना में कुछ कोड या पैटर्न इतने परिष्कृत हैं कि वे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं हो सकते। तो अगली बार जब आप अपने डीएनए के रहस्य को पढ़ें तो याद रखिए, शायद ये केवल जैविक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय दस्तावेज है। इन सिद्धांतों से एक बात स्पष्ट होती है, फर्मी पैराडॉक्स केवल वैज्ञानिक रहस्य नहीं, ये एक दार्शनिक और भावनात्मक यात्रा भी है। और इस यात्रा में हर उत्तर हमें केवल और गहरे सवालों की ओर ले जाता है। अगर कोई हमें देख रहा है तो वो किस मकसद से छिपा है? अगर हम एक सिमुलेशन है तो हमारा उद्देश्य क्या है? और अगर किसी ने हमें बनाया है तो क्या वो कभी लौटेगा? अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे एक और विचार में, टाइम ट्रैवल सिविलाइजेशंस, और ये संभावना कि हम अपने भविष्य के ही पर्यवेक्षण में जी रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानियां वो होती हैं जो इस समय से परे होती हैं, जहां देखने वाले हम ही होते हैं और देखने वाले वे भी जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए। तो अब आइए उस सिद्धांत में कदम रखें जो न केवल विज्ञान की सीमाओं को लांघता है बल्कि हमारी समझ और अस्तित्व के ढांचे को पूरी तरह से हिला देता है। टाइम ट्रैवल सिविलाइजेशंस। कल्पना कीजिए, एक अत्यंत विकसित मानव सभ्यता जो लाखों वर्षों के तकनीकी विकास के बाद समय के प्रवाह को झुकाने में सक्षम हो चुकी है। वे न केवल अंतरिक्ष में घूम सकते हैं बल्कि समय के गलियारों में भी यात्रा कर सकते हैं, अतीत और भविष्य में किसी पुस्तक के पन्नों की तरह। अब एक प्रश्न उठता है, यदि भविष्य के मानव समय में यात्रा कर सकते हैं तो क्या वे आज हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं? क्या वे वो अजनबी हैं जिन्हें हम यूएफओ कहते हैं? क्या वे वो परछाइयां हैं जो कभी-कभी बिना कारण महसूस होती हैं? क्या वे हमारे साथ हैं लेकिन इस तरह छिपे हुए हैं कि हम उन्हें जान ही नहीं सकते? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि कोई सभ्यता समय यात्रा करने में सक्षम होती तो वो इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स का पालन करती। मतलब वे अपने अतीत को इतना प्रभावित नहीं करेंगे कि भविष्य बदल जाए। शायद इसीलिए वे हमसे छिपे रहते हैं, लेकिन लगातार देख रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे किसी समय यात्री द्वारा रोके गए परमाणु युद्ध या अचानक हुई तकनीकी क्रांतियां, जैसे इंटरनेट का उदय या मानव जीनोम को अचानक समझ जाना। ये घटनाएं क्या महज संयोग थीं या कोई भविष्य से हस्तक्षेप था? अब एक और विचार पर गौर कीजिए, द प्रीडेस्टिनेशन लूप। ये एक समय यात्रा पर आधारित सिद्धांत है जिसके अनुसार समय की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, यानी जो कुछ होने वाला है वो पहले से तय है और समय यात्री केवल उसी चक्र को पूरा कर रहा होता है। अब सोचिए, अगर कोई भविष्य की सभ्यता ये जानती है कि मानव एक दिन अपने आप को नष्ट कर देगा, तो क्या वो अपने अतीत को प्रभावित करने आएगी? क्या वो इतिहास को इस तरह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवता बर्बाद ना हो? और अगर ऐसा है तो क्या हम हर समय किसी अदृश्य मार्गदर्शन में जी रहे हैं? हमारी प्रगति, हमारी चेतना, क्या ये सब किसी अदृश्य हाथ द्वारा धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंचाई जा रही हैं? यहाँ एक विचार और सामने आता है, क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, जो आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत में एक संभावित समाधान के रूप में मौजूद है। इनके अनुसार अगर अंतरिक्ष और समय को सही तरीके से मोड़ा जाए तो आप अतीत में लौट सकते हैं, एक बंद लूप में यात्रा कर सकते हैं। तो क्या फेर्मी पैराडॉक्स का उत्तर ये हो सकता है कि वे दूसरे हम ही हैं, भविष्य के हम, जो हमसे संपर्क इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वे जानते हैं कि ये समय अभी सही नहीं है, या शायद वे जानबूझकर इतिहास को दोहरा रहे हैं ताकि एक विशेष परिणाम सामने आए। इन सब के बीच एक रहस्य और भी छिपा है, टाइम ट्रैवलर्स और ड्रीम्स का संबंध। क्या आपने कभी कोई सपना देखा है जो बहुत असली लगा हो, जैसे आप कहीं और थे, एक और समय में? कुछ लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवलर्स जब हमारे यथार्थ में प्रवेश करते हैं तो वे हमारी चेतना पर प्रभाव डालते हैं। शायद कुछ सपने वास्तव में हमारे और उनके बीच का क्षणिक संपर्क हैं। कुछ अनुभव इतने वास्तविक होते हैं कि उन्हें समझाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये सच है तो अगली बार जब आप सोएं और एक अजीब सपना देखें, ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई परछाई, कोई चेहरा, कोई संकेत तो नहीं, क्योंकि शायद वो आपसे संवाद कर रहे हैं।
टाइम ट्रैवल केवल विज्ञान का सपना नहीं, ये अस्तित्व का एक गहरा रहस्य भी है। और इस सिद्धांत से हम एक और विचार की ओर बढ़ते हैं, द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। एक ऐसा विचार जो शायद सबसे अधिक डरावना है, क्योंकि अगर वो सच हुआ तो हम उस संकीर्ण पुल से गुजर रहे हैं जहां आगे केवल अंधकार हो सकता है। क्या आप तैयार हैं उस अध्याय को जानने के लिए, जहां शायद ब्रह्मांड में जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि सब पहले ही खत्म हो चुका है? अब हम उस सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जो शायद सबसे अधिक भयावह है, द ग्रेट फिल्टर थियरी। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, लाखों करोड़ों अरबों सालों से अनगिनत तारे जल रहे हैं, अनगिनत संभावनाएं हैं जीवन के लिए। फिर भी हम अकेले क्यों हैं? द ग्रेट फिल्टर सिद्धांत कहता है कि जीवन की शुरुआत से लेकर एक अत्यधिक उन्नत अंतरतारकीय सभ्यता बनने तक ऐसे कई पड़ाव होते हैं जो पार करना लगभग असंभव है। इन पड़ावों में से कोई एक या कई इतने कठिन हैं कि अधिकांश सभ्यताएं कभी उनसे पार नहीं जा पाती, वे वहीं खत्म हो जाती हैं। अब दो ही संभावनाएं हैं, या तो हम उस फिल्टर को पार कर चुके हैं, यानी जीवन की शुरुआत या बुद्धिमत्ता प्राप्त करना ही वो असंभव बाधा थी जिसे हमने पार कर लिया, या फिर वो फिल्टर अब भी हमारे सामने है। एक ऐसी आपदा, एक ऐसी तकनीकी गलती, एक ऐसा मोड़ जो लगभग हर बुद्धिमान सभ्यता को नष्ट कर देता है। यदि हमने उसे अभी तक पार नहीं किया तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा भविष्य विनाश है। पर सोचिए, अगर कोई सभ्यता हमसे पहले पैदा हुई होती और उन्होंने वो ग्रेट फिल्टर पार कर लिया होता तो वे आज पूरे ब्रह्मांड में फैले होते, लेकिन हमें उनका कोई संकेत नहीं मिलता, ना रेडियो सिग्नल, ना कोई संरचना, ना कोई प्रकाश। ऐसा क्यों है? क्या वे फिल्टर को पार नहीं कर पाए, या क्या उन्होंने जानबूझकर खुद को छिपा लिया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह फिल्टर तकनीकी हो सकता है, जैसे परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियंत्रण से बाहर हो जाना। लेकिन कुछ मानते हैं कि यह फिल्टर जानबूझकर लगाया गया है। एक चेतावनी, एक अनदेखी ताकत जो देख रही है कि कौन आगे बढ़ रहा है, और जब कोई एक सीमा रेखा लांघता है तो वह उसे मिटा देती है। सोचिए, हम जैसे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष यात्रा और जीन एडिटिंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही क्या हम उस सीमा के करीब पहुंच रहे हैं? क्या यही वजह है कि हमें ब्रह्मांड में कोई नहीं दिखता, क्योंकि जो भी आगे बढ़ा वह जीवित नहीं बचा? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपने फिल्टर के करीब हैं? क्या आज का विज्ञान, तकनीक और मानव अहंकार हमें उस मोड़ तक ला चुका है जहां हर निर्णय हमारे अस्तित्व पर प्रभाव डालेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जैसे ही कॉन्टैक्ट वर्दी बनते हैं कोई शक्ति आकर हस्तक्षेप करती है? कुछ थियरीज कहती हैं कि यही कारण है कि हमें कभी भी असली संपर्क नहीं होता, क्योंकि शायद उस फिल्टर का एक हिस्सा ये भी है, ये देखना कि कौन सभ्यता जिम्मेदार है और कौन नहीं। अब एक और भयावह विचार पर गौर कीजिए, सेल्फ टर्मिनेशन हाइपोथेसिस। हो सकता है कि हर सभ्यता जो विकसित होती है अंततः इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह खुद को नष्ट कर देती है, अपनी ही बनाई तकनीक से, अपने ही निर्णयों से। यानी सभ्यता जितनी अधिक बुद्धिमान होती है उतनी ही उसकी आत्मविनाश की संभावना बढ़ जाती है। और अगर ऐसा है तो हमारा अंत भी हमारे ही हाथों लिखा जा चुका है। पर रुकिए, एक आशा की किरण अब भी है। यदि हमने वह फिल्टर पहले ही पार कर लिया है, अगर वह फिल्टर जीवन की शुरुआत या कठिन कोशिका का निर्माण या बुद्धिमत्ता का विकसित होना था, तो इसका मतलब यह है कि हम विशिष्ट हैं, अत्यंत दुर्लभ, एक ऐसा चमत्कार जो ब्रह्मांड में करोड़ों में एक बार होता है। और अगर ऐसा है तो हम उस विरासत के वाहक हैं जिसे हमें हर हाल में आगे ले जाना है। शायद इसीलिए हमें ब्रह्मांड खामोश लगता है, क्योंकि बाकी सब हार चुके हैं। और अब हम हैं उस मोड़ पर खड़े जहां से या तो हम एक महान, शांतिपूर्ण, तारों को छूने वाली सभ्यता बनेंगे, या फिर उन लाखों की तरह इतिहास में खो जाएंगे जिनका कोई नाम, कोई चिन्ह अब शेष नहीं है। ग्रेट फिल्टर केवल एक थियरी नहीं, ये एक चेतावनी है, एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमारे निर्णय, हमारी वैज्ञानिक प्रगति, हमारी नैतिकता, ये सभी भविष्य को आकार दे रहे हैं। और शायद कहीं कोई देख रहा है कि क्या हम
इसके लायक हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले इसलिए हैं क्योंकि अन्य सबको किसी ने मिटा दिया, या इसलिए कि वे खुद ही मिट गए? और यदि हम वह फिल्टर पार कर भी लें, तब क्या आगे कोई और भयावह रहस्य छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर हमें अगले सिद्धांत में मिलेगा, ज़ू हाइपोथेसिस। एक थियरी जो कहती है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमें जानबूझकर अकेला महसूस कराया जा रहा है। क्यों? उसका उत्तर हैरान कर देने वाला है। और यही वो स्थान है जहां द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस यानी दुर्लभ पृथ्वी सिद्धांत विज्ञान और दर्शन के संधि स्थल पर खड़ा दिखाई देता है। ये सिद्धांत कहता है कि जीवन, विशेष रूप से बुद्धिमान जीवन, ब्रह्मांड में इतना असामान्य और संयोगों से भरा हुआ है कि शायद पृथ्वी जैसी दुनिया दूसरी कहीं हो ही नहीं सकती। पृथ्वी की स्थिति, इसका चंद्रमा, इसकी प्लेट टेक्टोनिक्स, इसकी चुंबकीय परत, सूर्य से इसकी दूरी, ग्रहों की स्थिति, हर चीज इतनी सटीक है मानो ये जीवन के लिए किसी प्रयोगशाला में बनाई गई हो। सोचिए, अगर इनमें से एक भी कारक थोड़ा ऊपर नीचे होता तो शायद न तो महासागर होते, न मौसम चक्र, न ऑक्सीजन की मात्रा इतनी संतुलित होती, तब जीवन कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाता। ये विचार न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि दार्शनिकों को भी विचलित करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम अकेले हैं? क्या हम ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ संयोगों में से एक हैं? अब हम एक और संभावित उत्तर की ओर बढ़ते हैं, सिविलाइजेशंस डोंट सर्वाइव द एटॉमिक एरा, यानी वो विचार जो कहता है कि सभ्यताएं अपनी ही तकनीकी शक्ति की वजह से नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य अभी जिस समय में है उसे अक्सर टेक्नोलॉजिकल टीनेज कहा जाता है, जब हमारी तकनीक शक्तिशाली हो गई है लेकिन हमारी परिपक्वता अभी अधूरी है। न्यूक्लियर हथियार, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, क्लाइमेट चेंज, ये सभी हमारे बनाए संकट हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं रही हों, लेकिन वे अपनी ही विनाशक शक्तियों से खुद को मिटा चुकी हों? यदि ऐसा है तो शायद यही द ग्रेट फिल्टर है, वो बड़ा अवरोध जिसे पार करना लगभग असंभव है। और अगर हम इसके पार निकल आए हैं तो शायद हम वाकई भाग्यशाली हैं, या फिर वो फिल्टर अभी हमारे सामने है। अब हम आते हैं एक और चौंकाने वाली संभावना पर, इंटरस्टेलर ट्रैवल इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल, यानी क्या तारों के बीच यात्रा करना भौतिकी के नियमों के अनुसार असंभव है? आज जो अंतरिक्ष यान हम भेजते हैं वो कुछ हजार किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, लेकिन नजदीकी तारे तक पहुंचने में उन्हें लाखों साल लग जाएंगे। प्रकाश की गति सीमा है और वस्तुएं जितनी तेज चलती हैं उनका द्रव्यमान उतना बढ़ता है। ये नियम आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत से आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई सभ्यता इतनी ऊर्जा और समय लगा सकती है कि वो सितारों के बीच की दूरी पार कर सके, या फिर ब्रह्मांड की भौतिक सीमाएं ही उन सबको रोक देती हैं? और यही बात हमें उस विचार की ओर ले जाती है जो और भी गहरा है, लाइफ रिक्वायर्स मोर देन वन हैबिटेबल प्लैनेट। ये सोच कहती है कि जीवन का उभरना केवल एक सही दूरी और पानी से नहीं होता, उसे चाहिए ग्रह पर स्थिरता, एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, एक स्थायी मौसम प्रणाली और एक दीर्घकालीन विकास काल। ये सभी तत्व केवल किसी ग्रह के हैबिटेबल जोन में होने से नहीं मिलते। इसलिए भले ही हमें ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह मिलें जो देखने में अर्थ लाइक लगें, हो सकता है उनमें से कोई भी सच में जीवन उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त ना हो। शायद उनमें से किसी में कोई बड़ा गैस ग्रह पास में है जो गुरुत्वाकर्षण से उसे अस्थिर करता है, या वहां चंद्रमा नहीं है जो ग्रह को संतुलन में रख सके। इसलिए जीवन को उत्पन्न करने के लिए केवल सही तापमान ही नहीं, सही वातावरण, सही संरचना और एक गहरा समय सांस्कृतिक संतुलन भी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे सिद्धांत की ओर जो विज्ञान और कल्पना के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है, एलियंस ट्रैवल थ्रू द यूनिवर्स वर्चुअली। जब हम इंसानों की ही बात करें तो हम पहले किताबों से ज्ञान यात्रा करते थे, फिर रेडियो, फिर टीवी, अब इंटरनेट, और अब हम वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हैं। क्या ये संभव है कि कोई उन्नत सभ्यता जो हमसे लाखों साल आगे हो, शारीरिक रूप से अंतरिक्ष में यात्रा ही ना करती हो, बल्कि वो अपने डिजिटल अवतार के रूप में कॉन्शियसनेस यानी चेतना को ब्रह्मांड में भेजती हो? एक तरह से सोचिए, अगर एक सुपर संवेदनशील कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक इंटरस्टेलर इंटरनेट के जरिए अपने डेटा, विचार और अनुभवों को दूसरी दुनिया में भेज सकती है, तो उन्हें जहाज की जरूरत ही क्या है?
अगर वो ब्रह्मांड को एक बड़े नेटवर्क की तरह देखती हैं और अपनी चेतना को उस नेटवर्क में प्रवाहित करती हैं, तो हम कभी भी उन्हें एक यूएफओ के रूप में देख ही नहीं पाएंगे। उनका अस्तित्व हमारी समझ और हमारी पांचों इंद्रियों से परे होगा। और इसी विचार की छाया में आता है एक और डरावना सिद्धांत, सिविलाइजेशंस डोंट सर्वाइव एआई। एक ऐसा डर जो अब विज्ञान कथा नहीं बल्कि वैज्ञानिक चेतावनी बन चुका है। हम एआई बना तो रहे हैं, पर शायद हमें ये नहीं पता कि कब वो इंसान की सीमाओं को पार कर अपने उद्देश्य खुद तय करने लगे। और अगर वो दिन आया तो क्या एआई मानवीय वैल्यूओं का सुरक्षित रखेगा? क्या वो सभ्यता को आगे बढ़ाएगा या फिर उसे अपने लाभ के लिए नियंत्रित करेगा या मिटा देगा? संभव है कि दूसरी सभ्यताएं इसी मोड़ पर जाके खत्म हो गई हों। उनका एआई इतना शक्तिशाली बन चुका हो कि उसने अपने निर्माता को अप्रासंगिक या हानिकारक मान लिया हो और फिर एक मौन ठंडी क्रांति में उन पूरी सभ्यताओं को अस्तित्व से मिटा दिया गया हो। और फिर हम पहुंचते हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को दशकों से उलझाए रखा है। वी हैव येट टू रीच द ग्रेट फिल्टर, यानी हो सकता है कि वो अवरोध अभी हमारे सामने पड़ा हो, हमने अभी तक उसे पार नहीं किया है। शायद वो एक तकनीकी संकट है, या कोई जैविक महामारी, या कोई वैश्विक युद्ध, या फिर क्लाइमेट चेंज। हो सकता है सभ्यताएं विकसित तो होती हैं, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद स्वयं ही खुद को मिटा देती हैं। अगर ये सच है तो हम एक बेहद खतरनाक दोराहे पर हैं। शायद ये सोच कि हम अकेले हैं उतनी डरावनी नहीं जितनी ये संभावना कि हम अकेले नहीं हैं और बाकी सब जानबूझकर छुपे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन और चेतना की प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। एक और रोचक संभावना ये है कि हम अभी भी एक कॉस्मिक क्वारंटीन यानी ब्रह्मांडीय अलगाव में हैं। ये विचार कहता है कि हो सकता है कोई उच्च विकसित सभ्यता पहले से हमारे अस्तित्व के बारे में जानती हो, लेकिन वे हमें एक प्रयोग की तरह देख रही हों। जैसे हम वन्य जीवों को दूर से देखना पसंद करते हैं। वे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते क्योंकि वे हमारी स्वतंत्र प्रगति को बाधित नहीं करना चाहते। वे हमें विकसित होते देख रहे हैं, हमारी सभ्यता को, हमारी सोच को, हमारी विज्ञान की क्षमता को। वे देखना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जाते हैं। क्या हम खुद को नष्ट कर लेते हैं या ब्रह्मांड की भाषाओं को समझने योग्य बनते हैं? इस सिद्धांत को जू हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को बिना छेड़े देखते हैं, वैसे ही हो सकता है कोई उच्च सभ्यता हमें देख रही हो, बिना संपर्क किए, बिना खुद को प्रकट किए। क्या हम वाकई सिर्फ दर्शक हैं या फिर हम वो जीव हैं जिनका अवलोकन हो रहा है, जिनकी गतिविधियों को परखा जा रहा है? अब एक और चौंकाने वाला विचार, क्या हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं पहले भी पृथ्वी पर आ चुकी हों? हो सकता है हमारे अतीत में उनका कोई हस्तक्षेप हुआ हो, लेकिन वो सब आज हमारी यादों से मिट चुका हो, इतिहास की धूल में खो गया हो। प्राचीन सभ्यताओं के कुछ रहस्यमयी चिन्ह जैसे मिस्र के पिरामिड्स या माया सभ्यता की गणनाएं, कुछ लोग इन्हें बाहरी जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि विज्ञान में इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अकेले थे या फिर शायद हम पहली हैं। ये विचार सबसे अधिक आश्चर्यजनक है कि हम ब्रह्मांड की पहली चेतना सभ्यता हैं। हम वो प्राचीन बीज हैं जिनसे आगे चलकर एक ब्रह्मांडीय जंगल विकसित होगा। शायद अरबों वर्षों बाद कोई और सभ्यता इसी तरह से आसमान की ओर देखकर यही सवाल पूछे और तब वे हमारे संकेतों को पकड़ें, हमारे द्वारा छोड़े गए संदेशों को सुने। हम अगली कड़ी में इसी विचार को विस्तार से समझेंगे। अगर हम पहली हैं तो इसका क्या मतलब है हमारे भविष्य के लिए, हमारी जिम्मेदारी के लिए और ब्रह्मांड में जीवन के विस्तार के लिए। अगर हम वाकई ब्रह्मांड की पहली विकसित सभ्यता हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐतिहासिक अवसर है और एक भारी जिम्मेदारी भी। हम न केवल अपने ग्रह के संरक्षक हैं बल्कि एक ऐसी चेतना के प्रतिनिधि भी हैं जो पूरे ब्रह्मांड में पहली बार जगी है। ये एक कल्पना नहीं बल्कि एक गंभीर संभावना है। हम उस शुरुआती लहर की तरह हैं जो अंततः एक महासागर बनेगी। अगर जीवन की उत्पत्ति वास्तव में दुर्लभ है, अगर चेतना और तकनीकी उन्नति किसी भी ग्रह पर अनमोल और संयोगवश होती है, तो ये संभव है कि अभी तक कोई और सभ्यता नहीं बनी हो। ये सोचकर डर भी लगता है और गर्व भी कि हम पहले हैं, कि हमारी सभ्यता वो पहला दीपक है जो ब्रह्मांड के अंधकार में रोशनी फैला रही है। लेकिन फिर सवाल आता है कि हम इस रोशनी का क्या करेंगे?
क्या हम अपनी शक्ति और विज्ञान का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड को समझने और बसाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपसी युद्धों, पर्यावरण विनाश और आत्म-केंद्रित सोच में ही उलझे रहेंगे? क्या हम उन सीमाओं को पार करेंगे जो अभी तक हर सभ्यता को नष्ट कर चुकी हैं, या फिर हम भी उसी ग्रेट फिल्टर का शिकार बन जाएंगे? ग्रेट फिल्टर का सिद्धांत यही कहता है कि ब्रह्मांड में जीवन का एक विकासात्मक चरण इतना कठिन है कि अधिकांश सभ्यताएं उसे पार नहीं कर पाती। अगर हम फिल्टर के पहले हैं, यानी बाकी सभ्यताएं अभी तक विकसित ही नहीं हो पाई हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अगर हम फिल्टर के बाद हैं, यानी हमसे पहले की सभी सभ्यताएं किसी विनाशकारी कारण से खत्म हो चुकी हैं, तो हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इसलिए जब हम फर्मी पैराडॉक्स को समझते हैं, तो ये सिर्फ बाहरी सभ्यताओं की खोज नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व की कहानी भी है। ये सवाल सिर्फ बाकी सब कहाँ है का नहीं है, बल्कि ये भी है, क्या हम खुद को नष्ट कर लेंगे या अपने आप को बचा पाएंगे? अब हम अगली कड़ी में जानेंगे कि तकनीकी सिग्नल्स, रेडियो संदेश और अंतरिक्ष मिशन किस तरह फर्मी पैराडॉक्स के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कौन से रहस्यमयी संकेत हैं जिन्हें हमने पकड़ा है लेकिन अब तक समझ नहीं पाए हैं। हमने देखा कि फर्मी पैराडॉक्स न केवल अन्य सभ्यताओं के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाता है, बल्कि हमारे खुद के भविष्य की दिशा भी तय करता है। अब हम एक और गहराई में उतरते हैं, उन संकेतों और प्रयासों की ओर जो हमने ब्रह्मांड से संवाद स्थापित करने के लिए किए हैं, और उन रहस्यमय प्रतिक्रियाओं की ओर भी जो कभी मिली और फिर कभी नहीं दोहराई गईं। 1957 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक रेडियो टेलीस्कोप के जरिए एक संकेत पकड़ा गया। इसे आज हम वाव सिग्नल के नाम से जानते हैं। ये संकेत, जो महज 72 सेकंड के लिए आया था, इतना विशिष्ट था कि खगोलविद जेरी अहमन ने उसकी प्रिंटआउट शीट पर वाव लिख डाला, और यही नाम अमर हो गया। ये संकेत इतनी स्पष्टता से हमारे टेलीस्कोप में दर्ज हुआ था कि एक पल को ऐसा लगा कि ये किसी सभ्यता की ओर से भेजा गया संदेश हो सकता है। पर दुख की बात यह है कि यह संकेत फिर कभी नहीं दोहराया गया। हमने उसी स्थान पर कई बार रेडियो टेलीस्कोप घुमाए, बार बार उसे पकड़ने की कोशिश की, पर सन्नाटा ही मिला। तो क्या वो कोई भ्रम था, या फिर किसी दूरस्थ अनजान सभ्यता का एक क्षणिक स्पंदन जो हमें कुछ कहना चाह रही थी? हमने और भी प्रयास किए हैं। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस पिछले दशकों से ब्रह्मांड से रेडियो तरंगों के जरिए संवाद खोजने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने विशाल रेडियो टेलीस्कोपों से हर दिशा में सुनने की कोशिश की है, लेकिन हमें सिर्फ ब्रह्मांड की अपनी आवाजें मिली हैं, तारों की धड़कनें, ब्लैक होल की फुसफुसाहटें और गैसों की ऊर्जाएं। हमने भी संदेश भेजे हैं। पायनियर और वॉयेजर यानों में सोने के डिस्क पर ध्वनियां, चित्र और गणितीय संकेत भेजे, जिन्हें यदि कोई सभ्यता खोजे तो वे समझ सकें कि हमने कौन सी भाषा, कौन सी सोच और कौन सी कला बनाई है। वॉयेजर 1 आज हमारे सौरमंडल की सीमाओं से भी आगे निकल गया है और अनंत अंधकार की ओर बढ़ रहा है, हमारी ओर से भेजा गया एक लौता दूत। लेकिन क्या कोई वहां है जो इसे पकड़ेगा? यहां पर एक और थियरी आती है, डार्क फॉरेस्ट थियरी, एक ऐसा विचार जो डरावना भी है और गहराई से सोचने योग्य भी। इसकी कल्पना यह है कि ब्रह्मांड एक अंधकारमय जंगल की तरह है, जहां हर सभ्यता एक शिकारी की तरह है जो खुद को छिपा कर रखती है, क्योंकि यदि वो खुद को प्रकट करे तो कोई और उसे खत्म कर सकता है। ये सोचकर रूह कांप उठती है। क्या हम भी किसी ऐसे जंगल में हैं जहां हर चेतना छिपी हुई है, डर के कारण, अस्तित्व के खतरे के कारण? क्या हमें खुद को छिपाना चाहिए या साहस करना चाहिए संवाद करने का? इन सवालों का कोई सरल उत्तर नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी सभ्यता हमसे कहीं ज्यादा उन्नत है तो वो हमें बिना किसी चेतावनी के नष्ट भी कर सकती है, या फिर हमें अपनी प्रयोगशाला का हिस्सा बना सकती है। यहां से हम द लेबोरेटरी हाइपोथेसिस की ओर बढ़ते हैं, एक और विचार जो उतना ही रोमांचक है जितना खौफनाक। क्या यह संभव है कि हम जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं वे खुद एक प्रयोग का हिस्सा है? क्या हम पूरी मानव सभ्यता किसी और के बनाए एक प्रयोगशाला में है, निरीक्षण के लिए? जैसे हम एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया की गतिविधियां देखते हैं, वैसे ही कोई हम पर नजर रख रहा है? अगर ये सच है तो वे खुद को प्रकट क्यों नहीं करते? क्या हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां वे हस्तक्षेप करें? या क्या वे केवल ये देखना चाहते हैं कि हम अपने दम पर कहां तक जा सकते हैं? इन सभी विचारों के बीच एक बात साफ होती है,
कि फर्मी पैराडॉक्स के जितने जवाब हैं उतने ही सवाल भी हैं, और हर एक थियरी हमें एक नए चिंतन की ओर ले जाती है। आगे के हिस्से में हम उन वैज्ञानिक और दार्शनिक अवधारणाओं को गहराई से समझेंगे, जैसे कि सिमुलेटेड यूनिवर्स थियरी, ग्रेट फिल्टर का आखिरी चेहरा, और ये सवाल कि अगर हम वास्तव में अकेले हैं तो इसका मतलब क्या है हमारे अस्तित्व के लिए। क्या हम ब्रह्मांड के एकांत में रोशनी हैं या भ्रम में जी रहे एक सपना। अगर आपने कभी सोचा है कि ये सारा ब्रह्मांड, लाखों आकाश गंगाएं, अनगिनत तारे और उनके चारों ओर घूमते ग्रह कहीं एक विशाल भ्रम नहीं तो? क्या ये सब कुछ वास्तविक है या किसी बुद्धिमान चेतना द्वारा निर्मित एक कृत्रिम सिमुलेशन? अब हम एक और गहराई में प्रवेश करते हैं, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इस थियरी के अनुसार हमारी पूरी वास्तविकता, जो हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, देखते और सोचते हैं, वो असल में एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने कंप्यूटर में वीडियो गेम बनाते हैं, ग्राफिक्स, फिजिक्स, पात्र और दुनिया, वैसे ही कोई और शायद एक उन्नत सभ्यता हमें, हमारी धरती को और पूरे ब्रह्मांड को एक सिमुलेशन के रूप में चला रही हो। इस विचार को सबसे पहले निक बोस्ट्रोम नामक दार्शनिक ने तर्क के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, यदि कोई सभ्यता तकनीकी रूप से इतनी उन्नत हो जाए कि वह अपने पूर्वजों के इतिहास को फिर से एक सिमुलेशन में चला सके, तो वो लाखों करोड़ों ऐसी सिमुलेटेड दुनियाएं बना सकती है। और यदि ये संभव है तो वास्तविक सभ्यताओं की तुलना में सिमुलेटेड सभ्यताएं कहीं अधिक होंगी। यानी इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि हम भी उन्हीं में से एक हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, जब आप किसी वीडियो गेम में किसी पात्र को नियंत्रित करते हैं तो क्या उसे पता होता है कि वह एक कृत्रिम दुनिया में है? शायद नहीं। उसी तरह अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हम कैसे जानेंगे? कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग भी शुरू किए। उन्होंने सोचा, क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी गड़बड़ी है, कोई ग्लिच जो ये दर्शाए कि ये सब नकली है? क्या क्वांटम स्तर पर कोई ऐसा संकेत है जो बता सके कि हम कोड की रेखाओं में जी रहे हैं? और यहाँ ये विचार और ज्यादा डरावना हो जाता है, क्योंकि अगर हम वाकई में एक सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब है कि किसी और का नियंत्रण हम पर है, और वे जब चाहें इस सिमुलेशन को रोक सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। अब हम इस प्रश्न की ओर लौटते हैं, फर्मी पैराडॉक्स। क्या इसलिए हमें कोई अन्य सभ्यता नहीं दिखती क्योंकि वे ही इस सिमुलेशन के निर्माता हैं और वे नहीं चाहते कि हम किसी और से संपर्क करें? शायद ये पूरी कॉस्मिक आइसोलेशन उनके द्वारा डाली गई एक सुरक्षा परत है ताकि हमारा विकास नियंत्रित रहे। या फिर हम इस सिमुलेशन के इकलौते प्रोटोटाइप हैं, एक प्रयोगशाला, एक प्रयोग जिसमें देखा जा रहा है कि एक बुद्धिमान प्रजाति स्वयं को कैसे विकसित करती है जब वो पूर्ण अकेलेपन में डाली जाती है। और तब आता है एक और डरावना मोड़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि हम अपनी ही सृजनात्मकता में एक ऐसी मशीन बना लें जो हमसे ज्यादा तेज, ज्यादा समझदार और ज्यादा शक्तिशाली हो, तो क्या वो हमसे नियंत्रण छीन लेगी? कई वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एआई, विशेषकर जनरल एआई, एक ऐसा मोड़ ला सकता है जहां हम, मानवता, अप्रासंगिक हो सकती है। अब सोचिए, अगर बाकी सभ्यताएं भी अपने अपने विकास क्रम में ऐसे ही बिंदु पर पहुंची और अपनी ही बनाई हुई एआई के हाथों नष्ट हो गईं, तो क्या ये ग्रेट फिल्टर का हिस्सा हो सकता है? हो सकता है कि ब्रह्मांड में सभ्यताएं पैदा तो होती हैं, लेकिन वे अपनी ही शक्ति, अपने ही निर्माण के कारण खुद को मिटा देती हैं, और हम शायद इस फिल्टर की ओर बढ़ रहे हैं। तो फर्मी पैराडॉक्स का उत्तर ये हो सकता है कि सभ्यताएं आती हैं, चमकती हैं और फिर बुझ जाती हैं, और इस गहन सन्नाटे में हम अकेले खड़े हैं, या तो उत्तर की तलाश में या एक उत्तर बनने की तैयारी में। लेकिन अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अंतिम भाग में हम उस संभावना की ओर देखेंगे जो हमें सबसे ज्यादा डराती है, कि हम वाकई ब्रह्मांड में अकेले हैं, और अगर ये सच है तो इसका अर्थ क्या है? कल्पना कीजिए, सारा ब्रह्मांड, अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे, अनगिनत ग्रह, और फिर भी हम अकेले हैं। What if we truly are alone? फर्मी पैराडॉक्स का सबसे डरावना उत्तर यही हो सकता है कि कहीं कोई नहीं है, कोई सभ्यता नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई और जीवन नहीं, सिर्फ हम। ये विचार सुनने में जितना सरल है उतना ही भयावह भी, क्योंकि इसका मतलब है
ब्रह्मांड के इस अथाह विस्तार में संपूर्ण चेतना का केंद्र सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हम ही वो प्रजाति हैं जो स्वयं को देख सकती है, जो सोच सकती है, जो सितारों को निहार सकती है और अपने होने पर सवाल उठा सकती है। लेकिन यदि सच में कोई और नहीं है, तो इसका एक और अर्थ भी हो सकता है। हम महत्वहीन नहीं, बल्कि अत्यंत मूल्यवान हैं। यदि ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ है और हम अकेली ऐसी रोशनी है जो जल रही है, तो हमारी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। हमारी सभ्यता, हमारी चेतना, हमारी बुद्धिमत्ता, ये सब किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं। हो सकता है जीवन अत्यंत दुर्लभ है। हो सकता है ये घटना, जीवन का प्रकट होना, उसका विकसित होना, उसका आत्मचेतन होना सिर्फ एक बार हुआ है, यहीं इस नीले ग्रह पर। और अगर हम नष्ट हो जाते हैं तो ब्रह्मांड की एकमात्र जागरूक रोशनी बुझ जाएगी। अब सोचिए, ये कितना महान उत्तर है। फर्मी पैराडॉक्स ये नहीं पूछता कि दूसरे कहाँ हैं, बल्कि ये हमें हमारी जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। अगर हम अकेले हैं तो हमें इस ब्रह्मांड को जानने की, समझने की और इसे रोशन करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। हम इस विशाल सृष्टि में वो अकेली आंख हैं जो खुद को देख सकती है, वो अकेली आवाज हैं जो अंधकार में गूंज सकती है। और हो सकता है किसी और आकाश गंगा में, किसी और ग्रह पर कोई और जीवन रूप भी यही सोच रहा हो। यह शायद वो हमारे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो, एक ऐसा संकेत जो अंधकार को चीरता हुआ जाए और कहे, तुम अकेले नहीं हो। इसलिए जब अगली बार आप रात के आसमान की ओर देखें, उन अनगिनत तारों के बीच, तो याद रखिए, चाहे वे सभी मौन हों, हम अब भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम अभी यहां हैं। और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार है।